तो भाई हम स्टार्टिंग से सिलेबस कर रहे हैं, शुरुआत से लेके चल रहे हैं वेक्टर को। तो वेक्टर से इंडिविजुअली कोई ऐसा है नहीं कि बहुत कम चांसेस है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, लेकिन इसका यूज बहुत सी जगह पे होता है, तो इसलिए थोड़ा बस सीख लेते हैं वेक्टर क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मेरे अंदर कितना वजन है मैं बता सकता हूँ, मेरी कितनी लेंथ है मैं बता सकता हूँ, आज मैं कितना खुश हूँ, आज मैं कितना दुखी हूँ, ये चीज़ मैं नहीं बता सकता। तो ये जो फीलिंग्स होगी यार, तो ये फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी ना है। तो जिन चीज़ों को मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, ये कैसी हो सकती है, स्केलर हो सकती है, वेक्टर हो सकती है और टेंसर हो सकती है। इसके बारे में ज़्यादा ध्यान ना ही दो तो सही है, नहीं पूछते इतना। स्केलर और वेक्टर की बात करें तो स्केलर क्या होती है, उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड है। मान ली मेरा वजन है, मेरा वजन कितना है, कम हो गया जगह 68 kg। तो ऐसा थोड़ी ना मेरा वजन 68 kg किस डायरेक्शन में, वजन है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं। दुकान पे जाते हो चीनी लेने के लिए, भाई 2 किलो भाई, चलो चावल ले लो, राइस है, ये तो नहीं कहते नॉर्थ डायरेक्शन में दे दो, साउथ डायरेक्शन में दे दो। अब है 2 किलो देने हैं तो देने, इसमें तो मतलब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं है। वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, साथ के साथ डायरेक्शन होगी। जैसे फोर्स, मैं बोलूँ इस बोर्ड के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाओ, तो फोर्स कैसे भी लगाई जा सकती है। मैं इसको पुश कर सकता हूँ, मैं इसको पुल कर सकता हूँ, मैं इसको लेफ्ट साइड में डिस्प्लेस करने की कोशिश कर सकता हूँ, 5 न्यूटन ऊपर लगा सकता हूँ, नीचे लगा सकता हूँ। तो डायरेक्शन हो गई ना इन चीज़ों की, तो ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो एक चीज़ अब आती है, मान ले करंट की डायरेक्शन है, करंट की साइड फ्लो करता है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। तो अगर 5 एम्पियर इधर से आया करंट, 2 एम्पियर इधर से करंट आया, तो इधर करंट कितना गया, 7 एम्पियर। करंट का मैग्नीट्यूड भी है, करंट की डायरेक्शन भी है, तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, वेक्टर होने के लिए ना 3 कंडीशन होनी चाहिए। ये 2 कंडीशन तो ठीक है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरी चीज होनी चाहिए कि वेक्टर समेशन हो उसका। वेक्टर समेशन मतलब आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं 2 + 2 4 होता है, तो ये अलजेब्रिक सम हो गया नॉर्मल, ये फॉलो नहीं करती वेक्टर। तो 5 और 2 7 एम्पियर आ गया, अलजेब्रिक सम अप्लाई करी, वेक्टर समेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना, तो वो वेक्टर नहीं होगा। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड हो जाती है। तो वेक्टर होने के लिए 3 चीजें चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और वेक्टर समेशन होना चाहिए। तो 2 वेक्टर को अगर मैं ऐड करूंगा तो डायरेक्टली जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 5 नहीं होगा। बीच में जो एंगल उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो देखेंगे कि कैसे करता है कैसे नहीं। तो ये हो गया वेक्टर। वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है भाई, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए होना जरूरी है। मान ले मैं हूँ, मेरा नाम मोहित है भाई, मेरे रूममेट का नाम भी मोहित है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए हॉस्टल में, तो क्या करते हैं, निकनेम जैसे उसको बेंच बोल दिया, मोहित कुमार बोल दिया, उस हिसाब से। यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ना, किसी ने ये कह दिया कि भाई मोहित से बात करनी, कौन सा मोहित भाई, बहुत मोहित है यहाँ, तो वही बात हो जाती। तो वेक्टर क्या करता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी क्वांटिटी की। मान ले फोर्स है 5 न्यूटन, अभी आधी आधी इन्फॉर्मेशन है, 5 न्यूटन किधर भाई, मुझे क्या पता किधर लग रही है किधर नहीं लग रही, वो तो बताओ किधर लग रही है। तो मैग्नीट्यूड अधूरी चीज है, उसको पूरा करने के लिए वेक्टर आया, यानी कि डायरेक्शन की जो नॉलेज देता है ना, वो वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं वेक्टर के अंदर हमें कैसे कुछ पढ़ना है। देख यार वो तो बेसिक है, तुम समझ जाना। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। ये कोलिनियर एक लाइन का लॉन्ग है, ये भी कोलिनियर एक लाइन का लॉन्ग है। कोप्लेनर एक प्लेन का लॉन्ग है, ये एक प्लेन में तो है, ये प्लेन रहा एक। और प्लेनर क्या, वो क्या होता है, पोलर वेक्टर, मतलब कि एक जगह से फिक्स है, दूसरी जगह आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, जिसकी जो लेंथ है ये तो दिखाएगी क्या, मैग्नीट्यूड। और जो एरो है ये किसकी क्या दिखा रहा है, ये जो एरो है ये दिखा रहा है डायरेक्शन। तो ये कोई खास चीज है नहीं, इनसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, बस ये मोटा मोटा याद रखना है। अब आता है एडिशन वेक्टर का। ऐसे कर रहे हैं कि बस हमें थोड़ी मदद मिल जाए, वेक्टर को डिटेल में नहीं पढ़ रहे। अब एडिशन कैसे करते हैं, 2 वेक्टर को हम ऐड कैसे करेंगे। चल एडिशन से पहले एक चीज देख लेते हैं कि 2 वेक्टर है, मान ले ये और ये, 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तीसरा कोई वेक्टर नहीं है, तो ये हमेशा कोप्लेनर होंगे, एक प्लेन के अंदर है। अब क्या किया मैंने,
अब एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया, ये इस प्लेन के अंदर है। एक वेक्टर ये ले लिया और एक वेक्टर ये ले लिया, अब ये इस प्लेन के अंदर है। मान ले ये दो वेक्टर हैं, अब ये कोप्लेनर है, यानी बिल्कुल है भाई प्लेन, मैंने ये ले लिया, अब मैंने इसका प्लेन चेंज कर दिया, ये 3D में आ गया भाई। अब भी है, मैंने प्लेन ये ले लिया, तो दो इंडिपेंडेंट वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और एक प्लेन के अंदर अगर दो कितने वेक्टर ऐसे करे जाए, क्वेश्चन ये पूछता है प्लेन है, इस प्लेन के अंदर 3 वेक्टर हैं, तो मिनिमम कितने मिनिमम कितने वेक्टर चाहेंगे रिजल्टेंट को 0 करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछता है। एक प्लेन के अंदर कितने वेक्टर चाहिए हमें रिजल्टेंट को 0 करने के लिए, तो रिजल्टेंट को 0 करने के लिए कोलिनियर ले लेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भी ले ले तो और ये भी ले ले तो और कैंसिल कर दिया। लेकिन बात अगर ये कह दे क्वेश्चन के अंदर कि भाई कोलिनियर नहीं होने चाहिए, एक लाइन का लॉन्ग नहीं होने चाहिए, तो क्या कर सकते हैं। मान ले ये आर था, ये आर था, इनका रिजल्टेंट बीच में आया कितना r√2, तीसरा वेक्टर मैं इधर लूंगा r√2 का, तो 3 वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी रिजल्टेंट 0 करने के लिए। अगर नॉन कोप्लेनर है, यानी इस प्लेन के अंदर नहीं है, तो 4 चाहिए, क्योंकि इनका तो रिजल्टेंट आएगा चौथा उसको कैंसिल करने के लिए चाहेगा। यानी ये सिंगल वर्ड आंसर होते हैं कि एक प्लेन के अंदर 3 वेक्टर चाहिए, नॉन प्लेनर वेक्टर है तो 4 वेक्टर चाहिए, को लीनियर में तो 2 वेक्टर से हम रिजल्टेंट को 0 कर सकते हैं, वो तो कोई खास बात नहीं है, सोच सकते हैं हम इन बातों को। तो एडिशन से देखते हैं अब कैसे किया कैसे नहीं किया, वो हमारे काम का है नहीं इतना, फटाफट करते हैं। अगर एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एडिशन की बात आती है, एक दो वेक्टर दे दिए मेरे पास और ये बोला उनका रिजल्टेंट बताओ एडिशन का, तो रिजल्टेंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आर से, आर वेक्टर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट, ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मान लो मेरे पास ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, इसके बीच में एंगल है कितना थीटा, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, ए और बी का रिजल्टेंट आ जाएगा, कहीं बीच में आएगा, ठीक है। अब इस रिजल्टेंट ने मान ले ये वेक्टर के साथ एंगल बनाया अल्फा, ये अल्फा पूछे तो ये थीटा तो है दो वेक्टर के बीच में, ये अल्फा क्या है आर और ए के बीच में, तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, ठीक है भाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे से दो वेक्टर दे रखे हैं तो मैं उनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ, किसकी मदद से, बीच में जो एंगल दे रखा है उसकी मदद से, ये मेरे पास आंसर आ गया, रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट ने कितना एंगल बनाया वो एंगल मैं इससे निकाल सकता हूँ। सेम ऐसे ही क्या होता है, अगर मेरे से सब्ट्रैक्शन पूछे, वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई, a माइनस बी पूछा, तो मैं क्या बताऊंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का रूट, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, उसके अंदर तो रिजल्टेंट बीच में आ गया था, ए प्लस ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस माइनस बी, ए के अंदर मैं अगर ऐड कर दूं माइनस बी को तो मैं ये माइनस बी निकाल सकता हूँ। ये हमने क्यों किया, एडिशन हमने पहले सीख लिया, तो माइनस के अंदर क्यों दिमाग लगाया, इसको भी एडिशन ही बना देते हैं। कैसे बनाया, ए प्लस माइनस बी, तो ये ए और बी है, तो माइनस बी किधर होगा, मैग्नीट्यूड में तो उतना ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो गया माइनस बी, तो इस बी को हटा, तो ये है ये है माइनस बी, इनका एडिशन करना है, तो इनका एडिशन करेंगे तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, ठीक है भाई, रिजल्टेंट बीच में आ गया। इसने इसके साथ कितना एंगल बनाया, फिर से अल्फा, इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan अल्फा b sin थीटा बाय a माइनस b cos थीटा, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो रिजल्टेंट ने इसके साथ कितना एंगल बनाया। अब भाई बच्चों वाले सवाल पूछेंगे, बिल्कुल दो चीज दे देंगे, तीसरी चीज पूछेंगे, क्या कहेंगे, दो वेक्टर है मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, या इन दोनों के बीच में एंगल दे दिया, एंगल है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट बताओ, फॉर्मूला लगा, एक क्या करेंगे, रिजल्टेंट दे देंगे थीटा दे देंगे, एक वेक्टर दे देंगे v1 दे दिया, दूसरा वेक्टर बताओ, फॉर्मूला लगाओ, सोल्व करो, इतनी सी बात आएगी बस, ठीक है। दो फोर्स अगर है, मान ले दो फोर्स है या दो वेक्टर मान लो, उनका एडिशन मैक्सिमम कब आ सकता है, मान लो ये है मेरे पास r1 v1 वेक्टर 1 और ये है वेक्टर 2, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, v1 प्लस v2, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, मिनिमम क्या हो सकता है, ये v1 ये v2, मिनिमम क्या हो सकता है, v1 माइनस v2, इससे कम तो क्या ही होगा। अब वो इनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, v1 और v2 बराबर हो गए तो 0 आंसर आ जाएगा, v1 v2 सेम हो गए तो 2v आंसर आ जाएगा,
ये चीज क्यों जरूरी है? क्वेश्चन क्या कहेगा, मेरे पास दो वेक्टर है 5 और 8, मान ले दो फोर्स लगाई मैंने, एक ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन और 8 न्यूटन, थीटा नहीं दे रखा, ये कह रखा है, चार ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सा इनका रिजल्टेंट नहीं हो सकता। मान ले एक आंसर दे दिया 10, एक ऑप्शन दे दिया 10, एक दे दिया 11, और भाई एक दे दिया 3, और एक दे दिया 1। तो सोच 8 और 5 मैक्सिमम इनका रिजल्टेंट कितना आ सकता है 13, मिनिमम कितना आ सकता है 3। तो एंगल जैसे जैसे चेंज होता रहेगा तो रिजल्टेंट जो है 13 और 3 के बीच में आएगा। मैक्सिमम 13 हो सकता है, मिनिमम 3 हो सकता है, तो 10 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। ये तेरा आंसर आ गया। तो इसको देख के तो ये लगता है भाई कैसे निकालूंगा, कैसे नहीं, थीटा नहीं दे रहा, क्या घंटा थीटा की जरूरत ही नहीं है यार, मुझे पता है मैक्सिमम 13 हो सकता है, मिनिमम 3 हो सकता है, इनमें से देख ले ये नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार डायरेक्ट, कई बार पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। तो भाई ये तेरे पास हो गया वेक्टर की एडिशन, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन। जो एडिशन में क्वेश्चन आएंगे सेम वैसी सब्ट्रैक्शन में आएंगे। अब आता है वेक्टर का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है डॉट, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं हम, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट पढ़ लेते हैं, डॉट काफी बढ़िया है, आसान है। डॉट ये कहता है, डॉट ये कहता है कि मान ले ए क्रॉस बी बता, ए डॉट बी बताना है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। ये ए वेक्टर क्या कहेगा बी से, भाई तू मेरी साइड आ जाए यार। तो बी क्या कहेगा, भाई देख मैं तो इस साइड हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, अपना एक कंपोनेंट तेरी तरफ भेज सकता हूँ। कौन सा कंपोनेंट भेज सकता है, तो बी का इस साइड कंपोनेंट क्या होता है, बी कोस थीटा, और बी ने अपना कंपोनेंट बना दिया बी साइन थीटा। अब ये ए क्या कह रहा है, ए कह रहा है भाई साहब तू तो मेरा दोस्त है, तू मेरी साइड आया, ये मेरा दुश्मन है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू मेरे से दूर ही रह। ए बी कोस थीटा, ये दोनों आपस में मिल गए। डॉट प्रोडक्ट में क्या कह रहा है, ए ने पुकार लगाई बी को कि भाई प्लीज यार मेरी साइड आ जा, बी ने क्या कहा, मैं तो भाई तेरे से थीटा एंगल पे हूँ, मैं पूरा तो तेरी साइड नहीं आ सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, एक कंपोनेंट तुझे दे सकता हूँ, दूसरे कंपोनेंट को ऊपर भेज दिया, ए नाराज हो गया बी साइन थीटा से, क्यों, क्योंकि वो उससे दूर चला गया। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, ए बी कोस थीटा, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी कोस थीटा। और अगर अब सीधी बात है यहाँ पे अगर 90 डिग्री आ जाए तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि इस बी का जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्या ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, इससे समझ में आएगा। मान ले दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, ये ए ये बी, ठीक है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, ए बी कोस थीटा कोस 90, 0 तो 0 हो गया डॉट प्रोडक्ट। या फिर ए है, ए ने कही बी से कि भाई मेरी साइड आ जा, बी ने क्या कही, भाई मैं अगर यहाँ होता तो एक कंपोनेंट दे सकता था, तो मैं पूरा ही भाई डायरेक्शन में तुझे कुछ भी नहीं दे सकता, तो कुछ भी नहीं दे सकता, डॉट प्रोडक्ट आ गया 0। तो ये सिंपल सी बात है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, दो वेक्टर है अगर उनका डॉट प्रोडक्ट पूछा तो क्या करेंगे, ए बी कोस थीटा, इतनी सी बात है। अब देख इसका हमको देखते हैं यूनिट वेक्टर के केस में क्या होता है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है और आई जे और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, ए की यूनिट है, ए की मैग्नीट्यूड है 2i + 3j, बी वेक्टर है वो क्या है, ये भी मान ले 2i + 3j। मेरे से पूछा गया ए डॉट बी, तो ए डॉट बी अगर ऐसे वेक्टर का निकालना है तो i का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस में इसका 2 है, y में 3 है, इसका भी x में 2 है, y में 3 है, तो x और x आपस में पैरेलल है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो i को i से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4, प्लस i को अगर j से करेगा तो कोई फायदा नहीं है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना है तुम्हें तो i का i से मल्टीप्लिकेशन करो, j का j से करो, k का k से कुछ भी नहीं है 0। तो a डॉट b कितना आ गया 7, तो a डॉट b की वैल्यू कितनी आ गई 7। यानी कि डॉट प्रोडक्ट इतना आसान है कि i को i से मल्टीप्लाई करना है, j को j से करना है, कोई डायरेक्शन का झंझट नहीं, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। तो बस इतनी सी बात है डॉट प्रोडक्ट। जरूरत क्यों है डॉट प्रोडक्ट की, मान ले वर्क जो होता है ना, वर्क होता है f डॉट s, डॉट प्रोडक्ट है भाई। तो मेरे पास वर्क दे दिया 2i + 3j + 5k, अच्छा भाई s दे दिया मेरे पास 2i + 10k, तो j नहीं दे रखा, तो j को ये मान लो 0j, तो क्या कर, i को i से कर, 2 × 2 4, j को j से कर 0, k को k से कर 15, 54 जूल।
वर्क की वैल्यू आ गई, एफ डॉट एस निकाल दिया मैंने। ये बेनिफिट है डॉट प्रोडक्ट का, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। क्यों आई को जे से क्यों नहीं किया, कर ले क्या फायदा, आई और जे तो आपस में परपेंडिकुलर है, आई और जे परपेंडिकुलर है तो cos थीटा cos 90 की वैल्यू 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, बड़ा आसान, कोई ज्यादा खास बात है नहीं। एक डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, मान लो ये वेक्टर है ए, ये है 3i प्लस 5j, इसका मैग्नीट्यूड बता। तो मैग्नीट्यूड क्या है, ये 3 ये 5, इनका रिजल्टेंट बता दे तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट। अगर यहाँ पे 10k कैप भी होता तो क्या करते, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट, ये क्या आ जाता है, ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या दिखाता है, यूनिट वेक्टर, ऐसे याद रख, ये चीज होती है। तो अगर मेरे से ये वेक्टर देखे, ये गए, इसका यूनिट वेक्टर बता, तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर तो ये हो गया, ये बताना है, ये क्या होगा, वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो ये रहा, मैग्नीट्यूड तो ये निकाल दिया, तो तू उसका यूनिट वेक्टर भी बता सकता है। कोई भी वेक्टर देके उसका यूनिट वेक्टर पूछे, तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो डायरेक्ट है ही है, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये ऐसे निकाल ही दिया तूने। ठीक है भाई, तो तू एक वेक्टर अगर दे दिया तो तू क्या क्या कर सकता है, उसको दो वेक्टर का ऐड कर सकता है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता है, या कोई वेक्टर दे दिया तो उसका तो यूनिट वेक्टर भी निकाल सकता है। अब आता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा मुश्किल नहीं कहेंगे, मतलब गलती होने के थोड़े चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो होता है ए बी साइन थीटा के इक्वल, यानी साइन 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी 0। यानी कि उस केस में क्या हो रहा था, अगर सेम डायरेक्शन में थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, परपेंडिकुलर को हम इग्नोर कर रहे थे, इसमें उल्टा हो गया। इसमें परपेंडिकुलर को कंसीडर करना है और पैरेलल को इग्नोर करना है। कैसे, एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, बी वेक्टर है, ये भी यही ले रहे 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है भाई, दो वेक्टर है। मेरे से पूछा ए क्रॉस बी, तो दो तरीके हैं इसको करने के। पहला क्या है, ए का पहली यूनिट पकड़ ले, इसको क्या होता है देख, 2x होता है, 2x मल्टीप्लाई में होता है 2 प्लस 3। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो ये कर ले देख, 2x इंटू 2 4x प्लस 6x आ गया 10x। यानी कि मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई टर्म है तो इसको पहले ब्रैकेट है तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर। हम वही करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, आई क्रॉस ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी को तो मैं पहले नॉर्मली लिख लेता हूँ, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है भाई, लिख लिया। क्रॉस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो पहले क्या करूंगा, इस 2i की मल्टीप्लीकेशन करूंगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर 3j की मल्टीप्लीकेशन करूंगा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, और k की करूंगा इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो पहले मैंने पकड़ लिया 2i को, 2i को 2i से किया, दोनों आपस में पैरेलल, करने का कोई फायदा नहीं है। 2i को j के साथ किया तो 2 इंटू 3 6। डायरेक्शन का आप ध्यान रखना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट में। i को j से कर रहा है तो दो तरीके हैं इसको करने के, या तो क्या कर, i को j से कर रहा है तो i की तरफ उंगली रख और j की तरफ घुमा, तो थंब किसके डायरेक्शन बताएगा, रिजल्टेंट की, 6 रिजल्टेंट आगे की तरफ प्लस के अंदर। मान ले मैंने क्या माना है, इधर मेरा है प्लस x, इधर प्लस y, बाहर की तरफ प्लस z, अंदर की तरफ माइनस z, इस तरफ माइनस x, इस तरफ माइनस y। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो या तो ऐसे कर सकता है, ऐसे ही अब क्या कर, 2i को इससे किया कोई फायदा नहीं है, इससे कर लिया, अब इसको करेंगे 4k से, तो 4 इंटू 2 8। i को k से कर, तो i की तरफ उंगली रख के, i की तरफ उंगली रख के k की तरफ घुमाएगा तो नीचे आ रहा है, नीचे यानी कि माइनस j। ये थोड़ा मुश्किल पड़ता है क्योंकि डायरेक्शन में गलती हो सकती है, इसलिए हम क्या करते हैं, घड़ी बना ली भाई हमने, ठीक है भाई। क्लॉकवाइज में 3 एरो लगा दे और i j k यूं लिख ले यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है तुझे, इसको फिर से करके देखते हैं। 2i को 2i से किया तो 0, क्योंकि i से किया तो दोनों पैरेलल है तो थीटा 0 हो गया।
जीरो तो थीटा जीरो तो साइन थीटा जीरो, तो ये प्रोडक्ट भी जीरो आ गया। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि आई को जे और के साथ करना है, जे को आई और के साथ करना है, के को आई और जे के साथ करना है, आपस में नहीं करना। ठीक है भाई, 2i इंटू 3j 6। अब ये दूसरा तरीका डायरेक्शन निकालने का, आई से जे की तरफ जा रहे हैं, आई से जे की तरफ जा रहे हैं, तो बचा क्या के, तो आ गया के। और जा भी मस्त एरो के साथ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, साइन उल्टा करने की जरूरत नहीं है। अब 2i को 4k के साथ किया, प्लस 4 इंटू 2 8, आई को के साथ, आई से के गए, बचा क्या जे, लेकिन आई से के की तरफ है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक नेगेटिव, प्लस अब इसका काम खत्म। अब 3j को पकड़ ले, 3j की मल्टीप्लीकेशन करी 2i के साथ, तो 3 इंटू 2 6, जे से आई की तरफ, जे से आई की तरफ बचा क्या के, और नेगेटिव क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अब 3j जो है 2i के साथ कर लिया, j को j के साथ करने की जरूरत है नहीं। अब 3j को 4k के साथ किया, 3 इंटू 4 12, j से k की तरफ, तो j से k की तरफ जा रहे हैं, मस्त जा रहे हैं, जैसे k की तरफ बचा गया i और पॉजिटिव का i। ऐसे ही करके k वाली टर्म को ऐड करना, j की और i की। इसके अंदर तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जैसे आ रहा था 54 जूल आ गया था तेरा, इसके अंदर क्या आएगा, मान ले कुछ भी आए, ये आएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो यहाँ पे आंसर आएगा वो इनकी टर्म में आएगा, यूनिट वेक्टर की टर्म, क्योंकि डायरेक्शन को भी हम इंक्लूड करना है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, मेन जो ये ऐसे आप क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट का फायदा क्या होगा, जैसे टॉर्क आएगा रोटेशनल में, तो टॉर्क क्या होता है आर क्रॉस एफ, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। ये चीज हमेशा याद रखना, एफ क्रॉस आर नहीं होता, आर क्रॉस एफ होता है। तो एफ का कंपोनेंट लेंगे आर की तरफ परपेंडिकुलर, सो आर एफ साइन थीटा का मतलब हो गया कि एफ को हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे और एफ का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि आर को हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे। फर्क क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ए डॉट बी जो होता है ना, वो बी डॉट ए के बराबर होता है। जैसे 2 इंटू 3 नॉर्मली हमारा 3 इंटू 2 के बराबर होता है, तो दोनों 6 ही तो है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए अगर दे रखा है तो वो गलत होगा। क्यों, डायरेक्शन का फर्क आ गया। कैसे, ए मान ले इधर है, बी मान ले इधर है, ए क्रॉस बी, ए की तरफ उंगली रख, बी की तरफ घुमा, प्लस के डायरेक्शन है इसकी, तो इसके अंदर बी ऊपर है, बी की तरफ उंगली रख, ए की तरफ घुमा, अंदर आया तो माइनस के है। तो सही जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, लिखने का सही तरीका क्या होगा, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, माइनस बी क्रॉस ए के। ये माइनस किस लिए, डायरेक्शन के कारण। ठीक है, तो ये फर्क है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। इनका और एप्लीकेशन क्या होती है, इन चैप्टर में तो करेंगे हम वर्क पावर एनर्जी के अंदर, जैसे वर्क के लिए एफ डॉट एस कर देंगे हम, ठीक है, और टॉर्क के लिए आर क्रॉस एफ कर देंगे हम। और एप्लीकेशन क्या है, मान ली कह दी एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, ठीक है, 3i प्लस 4j 2i प्लस xj। x की वैल्यू बताओ, अगर a और b, a वेक्टर और b वेक्टर आपस में पैरेलल है, अगर a और b वेक्टर आपस में पैरेलल है, या फिर ये लगा ले परपेंडिकुलर है, अगर ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दे, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू एक्स 4x किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये कह दे ये दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो x की वैल्यू बताओ, ये अगर पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल, 0 के इक्वल पुट कर, x की वैल्यू निकाल। तो ये क्वेश्चन तो कर सकता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो हमने क्या क्या सीख लिया, और भाई डिवीजन होता नहीं है वेक्टर का, क्योंकि ये कहते हैं कि डायरेक्शन को हम डिवाइड कर नहीं सकते। तो तूने एडिशन कर लिया, तूने सब्ट्रैक्शन कर लिया वेक्टर का, और तूने वेक्टर का डिवीजन कर लिया, डॉट प्रोडक्ट देख लिया और क्रॉस प्रोडक्ट देख लिया। और ऐसे x की वैल्यू भी निकाल सकता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल दे रखे हैं तो क्या करेगा, उनके क्रॉस प्रोडक्ट को 0 पुट करके देख लेगा, अननोन टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो बस ये बेसिक है, इससे तू लगभग हर क्वेश्चन कर सकता है वेक्टर का। एक वेक्टर का यार ये चीज याद रख, पॉलीगोनल लॉ आती है और लेबनीज थ्योरम आती है, तो ये देख लेते हैं एक बार, वेक्टर के अंदर ही पढ़ लेते हैं। पॉलीगोनल लॉ का मतलब, पॉलीगोनल लॉ को हिसाब से नहीं पढ़ते, तो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ते हैं। मान के चल कि ये मेरे पास एक बॉल है, इसके ऊपर मैं 4 फोर्स लगाता हूं, बराबर फोर्स है,
तो ये मेरे पास जो ये मेरी बॉल है ये हिलेगी नहीं, यहीं रहेगी। क्यों? नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो गया। यानी कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है फोर्सेस का और बराबर फोर्स लग रही है तो इसका मतलब फोर्स नेट कितना हो गया? 0। ये हम समझ भी सकते हैं। इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स क्या हो गया? 0। तो रिजल्टेंट क्या आया? टोटल फोर्स का 0। अब किसी ने ये कहा कि एक फोर्स को हटा दिया गया, अब क्या हो रहा है? इसने इसको कैंसिल तो कर दिया पर इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगा? नीचे की तरफ F। ठीक है भाई। अब दूसरा केस देख, ये मेरे पास बॉल फिर से है, इसके ऊपर अब की बार 6 फोर्सेस लग रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। एक ने 4 को खत्म कर दिया, 3 ने 6 को खत्म कर दिया, 2 ने 5 को खत्म कर दिया, नेट फोर्स 0। अब क्या किया मैंने? 3 को हटा दिया। अब मान ले 5 फोर्सेस लग रहे हैं तो नेट फोर्स कितना? अब भी एक का इफेक्ट तो 4 ने खत्म कर दिया, 3 का इफेक्ट 5 ने खत्म कर दिया, सॉरी 2 का इफेक्ट 5 ने खत्म कर दिया, बचा गया 6। ये 6 तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए तो मेरे पास नेट फोर्स आई इस डायरेक्शन में F। तो यहां से मैं क्या समझा? 4 फोर्स थे, एक फोर्स हटाया तो नेट फोर्स आया वो हटाने वाले फोर्स के बराबर आया। ये नहीं कि तीनों मिलकर कुछ ज्यादा बना रहा होगा। तो जिस फोर्स के कारण वो रेस्ट में था वो हमने हटा दिया तो उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पे F लग रहा था, ये मैंने हटाया तो ये सारे मिलके इस डायरेक्शन में F लगा रहे होंगे। तो यहाँ से कई क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कैसे होते हैं? काइनेमेटिक्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए रखते हैं। क्या करेगा? ये कह देगा कि ये मेरे पास बॉल है, इसका मास है 10 kg। ठीक है भाई, इसके ऊपर मैंने 6 फोर्सेस लगा रखे हैं सिमेट्रिकली, तो 6 फोर्सेस सिमेट्रिकली लग रहे हैं और फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। ठीक है भाई, 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन। तो शुरुआत में बॉल थी रेस्ट में थी। क्यों रेस्ट में थी? क्योंकि नेट फोर्स 0, फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0। पहले रेस्ट में थी तो अभी क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी। अब क्या किया मैंने? एक फोर्स को हटा दिया, एक फोर्स को हटा दिया, एक फोर्स को रिमूव कर दिया। तो रिमूव करने के t टाइम बाद यानी 5 सेकंड बाद इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी पहले तो कितनी थी? 0, बाद में कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। 5 सेकंड बाद वेलोसिटी। किसी तरह मुझे अगर 5 सेकंड बाद वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं काइनेटिक एनर्जी बता दूंगा। तो मुझे एक बात पता है, v = u + at होता है। टाइम पता है, u 0 थी, v आ जाएगी अगर मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाए तो। एक्सेलरेशन मैं निकाल सकता हूँ कैसे? F net by m। m तो पता है, बस एक बार F net आ जाए तो a आ जाएगा, a आ जाएगा तो v आ जाएगा, v आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मैंने F net निकालने की कोशिश की, इस F ने तो इस F का इफेक्ट खत्म कर दिया, इसने इसका इफेक्ट खत्म कर दिया, अकेला क्या बचा? ये। अगर वो फोर्स होता तो इफेक्ट खत्म हो जाता, अब इसका इफेक्ट खत्म करने वाला कोई नहीं है तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। तो फोर्स हो गया 20 न्यूटन, मास हो गया 10, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2। u था 0, एक्सेलरेशन था 2, टाइम था 5, v आ गया 10। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ इंटू मास था 10, v², 10 का स्क्वायर 100। भाई साहब 500 जूल काइनेटिक एनर्जी भाई साहब के पास होगी, मेरी गेंद के पास 500 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये वेक्टर का यूज आ गया ना, ऐसे वेक्टर का यूज हर जगह पे होगा। तो वेक्टर इतना ही था, हम काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे और फिर बीच में जो यूज आते रहेंगे वो हम करते रहेंगे।